हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी कर रहे होंगे और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डीयू एजुकेशन क्लब। जैसा कि आप सभी को पता है, आप लोगों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, वो है सेमेस्टर थर्ड के एग्ज़ाम। और ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है अगर आप बीए प्रोग्राम में हैं और सेमेस्टर थर्ड चल रहा है आपका। और ये डीयू एसओएल के बच्चों के साथ साथ जो इग्नू वाले बच्चे हैं, ये उनके लिए भी है। क्यों? क्योंकि मोस्टली चीज़ें सेम ही हैं थर्ड सेमेस्टर में, बस कुछ चीज़ें ही अलग होती हैं। तो कुछ चीज़ें जो सेम हैं वो आप इस वीडियो से भी कवर कर सकते हैं। और आज की जो हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, ये है पॉलिटिकल साइंस की। और इस पॉलिटिकल साइंस का नाम है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिसीज़। इस पूरी बुक को आज हम कवर करने वाले हैं। यानी आज हम इस बुक से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, उन सारे क्वेश्चनों को हम देखने की कोशिश करेंगे कि हाँ, वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं और कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। या फिर अगर कैसे भी क्वेश्चन आए तो आप उस चीज़ को कैसे डिफाइन करके लिखेंगे या फिर कैसे बताएंगे। चलिए फिर बिना देरी किए इस वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं, शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपकी बुक से बनता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तुलनात्मक राजनीति क्या है तथा तुलनात्मक राजनीति को लेकर सभी विचारकों के विचारों या परिभाषाओं पर प्रकाश डालिए। अब देखिए, आपका जो सब्जेक्ट है वही कंपैरेटिव गवर्नमेंट है, तो आपको एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कि तुलनात्मक राजनीति क्या है। जब हम किसी भी देश की या किसी भी राज्य के दूसरे राज्य या दूसरे देश से तुलना करते हैं, किस वे में? राजनीतिक, सामाजिक, नीति और जो भी हमारी मतलब शासन चलाने वाली व्यवस्था होती है, इन सभी में तुलना करते हैं, वही तुलनात्मक राजनीति कहलाती है। जब हम एक राजनीति को दूसरे देश की राजनीति के साथ में तुलना करें, तो वही तुलनात्मक राजनीति कहलाती है। अब इसके बारे में अरस्तु ने लिखा है, अरस्तु को तुलनात्मक राजनीति का जनक कहा जाता है। यानी अरस्तु को ही तुलनात्मक राजनीति का जनक कहा जाता है। अरस्तु ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है पॉलिटिक्स। अरस्तु ने दुनिया भर के 158 संविधानों का अध्ययन किया तथा अरस्तु ने राजनीति को 3 भागों में बांटा। यानी देखिए, अरस्तु कितने महान थे, उन्होंने 158 संविधानों का अध्ययन कर लिया। हमारे लिए एक बुक आप ही देख लीजिए, एक सेमेस्टर की बुक भी पढ़ना कितना मुश्किल होता है, और इन्होंने तो 158 देशों के संविधानों को पढ़ लिया। और इसीलिए इन्हें, और बाद में इन्होंने क्या किया, एक देश के संविधान की दूसरे देश के संविधान के साथ तुलना करी, और यही कारण था कि इन्हें तुलनात्मक राजनीति का जनक कहा गया। ठीक है। अब अरस्तु ने जो संविधान पढ़कर उन्होंने जो कंक्लूजन निकाला, उस हिसाब से उन्होंने राजनीति को 3 भागों में बांटा। पहला राजतंत्र, दूसरा कुलीन तंत्र और तीसरा है लोकतंत्र। राजतंत्र का मतलब जब हमारे राजा का शासन हो, जहाँ पर राजा शासन करता है वही राजतंत्र कहलाता है। कुलीन तंत्र का मतलब है जब वर्ग के बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, जो सेना अध्यक्ष या फिर ऐसे लोग जो सेना में हो या फिर जिनके पास सत्ता ज़्यादा हो, कुलीन हो वो लोग, तो उनका राजतंत्र हो, तो वो कुलीन तंत्र कहलाता है। यानी ऐसे लोगों का या ऐसे समूह का प्रभुत्व होना जो सत्ता में या फिर समाज में शक्तिशाली हैं, वही कुलीन तंत्र कहलाता है। फिर उसके बाद में लोकतंत्र। लोकतंत्र का अर्थ तो आप सभी को पता होगा, लोगों द्वारा लोगों पर, लोगों के लिए शासन लोकतंत्र कहलाता है। यानी जब हम अपनी स्व इच्छा से अपने शासक को चुनते हैं और उसे वोट देते हैं, और अपनी राजनीति या फिर किसी भी मामले में इंटरफेयर करने की हमें पूरी पूरी स्वतंत्रता होती है कि हाँ, कोई भी नीति आ रही है, हम उसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं, हम उसके बारे में जान सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो वही लोकतंत्र कहलाता है। और यही 3 टाइपों में अरस्तु ने पूरी राजनीति को विभाजित किया था। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा तुलनात्मक शासन एवं तुलनात्मक राजनीति का अर्थ। यानी तुलनात्मक शासन और तुलनात्मक राजनीति में क्या डिफरेंस है और उनका क्या अर्थ होता है, अब हम इनको देखेंगे। पहला आप देखेंगे तुलनात्मक शासन। तुलनात्मक शासन में हम मुख्य रूप से न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका का अध्ययन या तुलना करते हैं। यानी जब हम तुलनात्मक शासन की बात करेंगे तो मेनली हम तुलना करेंगे न्यायपालिका की, कार्यपालिका की और विधायिका की। जो
किसी भी शासन की या फिर ये कहें किसी भी देश की इम्पोर्टेंट पिलर्स होते हैं। यही तो 3 पिलर्स होते हैं जिनकी वजह से पूरा देश चलता है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। तो जब हम तुलनात्मक शासन की बात करेंगे तो इसमें इन्हीं तीनों के बारे में अध्ययन करेंगे या इन तीनों का ही तुलना करेंगे, इन तीनों की ही तुलना करेंगे। अब तुलनात्मक राजनीति में हम किसी व्यक्ति की चुनने की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। यानी जब तुलनात्मक राजनीति का अर्थ पूछा जाएगा तो इसका मतलब है कि हम किसी व्यक्ति को किस तरह से चुनते हैं, उस चीज का अध्ययन तुलनात्मक राजनीति कहलाता है, या फिर उस चीज की तुलना तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत आती है। क्योंकि हमारे देश में जिस तरह से हम लोगों को चुनते हैं, जरूरी थोड़ी ना है, और ये बिल्कुल भी नहीं है कि अमेरिका में भी ऐसे ही चुनते हो या फिर चीन में भी ऐसे ही चुनते हो। हर देश का अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग तरीके हैं। तो वैसे ही सभी जो राजनेताओं के चुनने की जो प्रक्रिया है या चुनने की जो व्यवस्था है वही तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत आती है, यानी उसका अध्ययन ही तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत आता है। आई होप आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम देखेंगे तुलनात्मक राजनीति, यानी तुलनात्मक राजनीति क्या है। अब हमने कह तो दिया कि तुलनात्मक राजनीति ये है, तुलनात्मक राजनीति वो है। अब तुलनात्मक राजनीति एक्चुअल में क्या लिख सकते हैं। तुलनात्मक राजनीति में एक देश की राजनीति, सत्ता, नीति तथा कानून की तुलना करना तुलनात्मक राजनीति कहलाता है। यानी तुलनात्मक राजनीति का सिंपली अर्थ ये है कि किसी देश की, देखो ये पूरा देश है, इस देश की सत्ता, राजनीति और कानून और नीतियां जितनी भी हैं सबकी आपस में तुलना करना, दूसरे देशों के साथ में इनकी तुलना करना ही तुलनात्मक राजनीति कहलाता है। यानी किसी भी देश की राजनीति, सत्ता, नीति और कानून, इन सभी की तुलना करना ही तुलनात्मक राजनीति कहलाता है। आई होप आपको तुलनात्मक राजनीति अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट अब हम लोग कुछ परिभाषाएं देखेंगे। तुलनात्मक राजनीति को लेकर विचारकों की परिभाषाएं, यानी तुलनात्मक राजनीति को लेकर कुछ विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। अब हम उन परिभाषाओं को देखने वाले हैं, और परिभाषाओं में कोई भी चेंजेस नहीं होते, तो आपको ये एज इट इज ही रटनी होंगी। और परिभाषाएं लिखने से क्या होता है, जो एग्जामिनर होते हैं उन्हें लगता है कि हाँ आपने अच्छे से पढ़ा है, इसीलिए आपको परिभाषाएं याद है। तो एग्जाम में ज़रूर 1-2 परिभाषाएं लिख कर आना, ओके। और इन्हें एज इट इज़ ही याद कर लेना, इनमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परिभाषाएं जो होती हैं ये इनके द्वारा किए गए वर्ड हैं, यानी इन्होंने जो कहा है उन्हीं के ये शब्द हैं। अब हम उनके शब्दों में तो हेराफेरी नहीं कर सकते, तो आपकी बुक में या फिर मेरी वीडियोज़ में जैसी हैं एज इट इज़ आपको ये याद करनी है। पहला है हमारे ब्लोडेन के अनुसार तुलनात्मक सरकार या शासन विश्व की राष्ट्रीय सरकारों के प्रतिमानों का अध्ययन है। यानी ये कहते हैं कि तुलनात्मक सरकार या शासन जो है वो विश्व की राष्ट्रीय सरकारों की प्रतिमानों का अध्ययन है, यानी पूरे विश्व की जो राष्ट्रीय सरकार हैं उनका अध्ययन ही तुलनात्मक सरकार या तुलनात्मक शासन कहलाती है। एंड नेक्स्ट है हमारे एम कार्टिस। इनके अनुसार क्या है, तुलनात्मक राजनीति संस्थाओं और राजनीतिक व्यवहारों की कार्य प्रणाली में महत्वपूर्ण नियमितताओं, समानताओं और असमानताओं में तुलनात्मक अध्ययन से संबंधित है। यानी जो तुलनात्मक राजनीति है वो राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक व्यवहारों और कार्य प्रणाली से रिलेटेड जितनी भी हमारी नियमितताओं और समानताओं और असमानताओं होती हैं उनकी तुलना ही करना तुलनात्मक राजनीति या तुलनात्मक शासन कहलाता है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। एंड नेक्स्ट अब हमारे कुछ और विद्वान दे रखे हैं। तीसरे हैं हमारे ब्रायबंती। तुलनात्मक राजनीति सामाजिक व्यवहार में उन तत्वों की पहचान और व्याख्या है जो राजनीतिक कार्य तथा उनके संस्थागत प्रशासन को प्रभावित करते हैं। यानी तुलनात्मक राजनीति एक ऐसे तत्वों का अध्ययन करना है जो उन्हें राजनीतिक और संस्थागत रूप से प्रभावित करते हों, वही तुलनात्मक राजनीति कहलाती है। उन्हीं तत्वों का अध्ययन करना तुलनात्मक राजनीति कहलाती है। एंड नेक्स्ट आपकी बुक में दे रखे हैं एडवर्ड ए फ्रीमैन। तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक संस्थाओं तथा सरकारों के विभिन्न प्रकारों का एक तुलनात्मक विवेचना व विश्लेषण है। यानी तुलनात्मक राजनीति जो है वो राजनीतिक संस्थाओं और सरकारों का विभिन्न प्रकार
की तुलनात्मक विवेचना करना और उनकी जितने भी नियम होते हैं, कानून होते हैं, जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, उन सभी की तुलना करना और उनका अध्ययन करना ही तुलनात्मक राजनीति कहलाता है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपकी बुक में दे रखे हैं माइकल कार्टन की पुस्तक। अब एक व्यक्ति हैं माइकल कार्टन, इन्होंने ये बुक लिखी है, ठीक है, ये इनकी बुक का नाम है और ये इस बुक में लिखते हैं कि तुलनात्मक राजनीति का सरोकार ऐसी राजनीतिक व्यवहार संस्थाओं, प्रक्रियाओं, विचारों और मूल्यों से है जो एक से अधिक देशों में पाई जाती है। यानी इनका कहना है कि तुलनात्मक राजनीति का अर्थ या तुलनात्मक राजनीति का जो सरोकार है वो एक ऐसी व्यवस्था या एक ऐसी संस्था या एक ऐसी प्रक्रिया से लिया गया है जो अनेक देशों में समान पाई जाती है या अनेक देशों में पाई जाती है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से सारे जो थिंकर हैं उनके बारे में पता चल गया होगा। एंड नेक्स्ट यहाँ हमारा सेकंड क्वेश्चन अब स्टार्ट होता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, लोकतंत्र क्या है? सत्तावादी और सरकार के लोकतांत्रिक रूप में अंतर बताइए। यानी आपको बताना है कि लोकतंत्र क्या होता है और सत्तावादी और सरकार के जो लोकतांत्रिक रूप होते हैं उनमें आपको अंतर बताना है। आप देखिए, कोई आप छोटे बच्चे तो नहीं है तो लोकतंत्र की जो परिभाषा ना लिख पाए, हमें बचपन से ही एक परिभाषा रटाई गई, हमें हमें बचपन से ही लोकतंत्र की एक परिभाषा रटाई गई होती है। जैसे कि जो परिभाषा होती है, लोगों द्वारा लोगों के लिए लोगों पर शासन करना ही लोकतंत्र कहलाता है। आई होप आपको भी ये रिमेंबर होगी क्योंकि बचपन से ही हमें लोकतंत्र की यही परिभाषा बताई जाती है। तो ये बात सच भी है क्योंकि लोकतंत्र में लोगों द्वारा ही, लोगों पर ही और लोगों के लिए ही शासन किया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर समाज हो या एक पर्टिकुलर समूह हो कि वही शासन करेगा, नहीं, लोगों में से ही कुछ लोग उठकर आते हैं और वो शासन करते हैं और उन्हीं लोगों को लोगों ही चुनते हैं। यानी वो लोगों का चुनाव, उन लोगों का चुनाव भी लोगों द्वारा ही होता है। तो यही हमारा लोकतंत्र कहलाता है जिसमें सभी लोगों को समान अधिकार हो, समान सारी चीजें दी गई हो। अब हम लोकतंत्र के बारे में इतना तो जानते ही हैं। अब हम डेमोक्रेसी जो है इस वर्ड को या इस शब्द को देख लेते हैं। डेमोक्रेसी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक भाषा के डेमोस से हुई है जिसका अर्थ होता है लोग। ये आपको पता होना चाहिए कि डेमोक्रेसी शब्द जो है वो एक ग्रीक भाषा का शब्द से लिया गया है और जिससे लिया गया है वो है डेमोस और इसका जो अर्थ होता है वो होता है लोग यानी जनता। ठीक है, अब देखिए लोकतंत्र के कुछ प्रकार होते हैं, आपने भी ये शुरू से ही देखा होगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आप इसे अच्छे से समझ लें तो। अब हम लोकतंत्र के प्रकारों को देखेंगे। पहला प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो होता है, जैसे कि देखिए ये पूरा एक देश है और यहाँ पर समाज है। अब एक व्यक्ति कहता है कि मुझे लड़कियों को जॉब करवानी है। अब कौन कौन सहमत है वो मुझे बता दो कि मैं नया कानून बनाना चाहता हूँ कि 18 साल से बड़ी लड़कियां सारी जॉब करेंगी। अब जो लोग हैं वो अपना अपना हाथ खड़ा करके कह देंगे कि हाँ मैं सहमत हूँ, मैं सहमत हूँ, या मैं सहमत नहीं हूँ, मैं सहमत हूँ, मैं नहीं हूँ, ऐसे लोग बता देंगे अपना हाथ खड़ा करके। तो वो क्या हो जाएगा, वो प्रत्यक्ष हो जाएगा क्योंकि लोगों ने डायरेक्टली उसमें भूमिका निभाई। लेकिन अप्रत्यक्ष हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अब यहाँ पर भी एक व्यक्ति है वो कह रहा है कि लड़कियों के लिए जॉब जो है वो 18 साल से बड़ी लड़कियों के लिए जॉब होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये हम नीति बना रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम अपने पूरे समाज में से कुछ लोगों को चुनकर यहाँ भेज देंगे वोट डाल करके, हाँ तुम वहां जाओ और हमारी बात रखो, हमारी हमारी तरफ से तुम जाओ, ऐसे करके हम उन्हें भेज देते हैं और वो फिर इस चीज पर कानून बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए इस चीज पर ध्यान देते हैं। तो वही अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। और प्रत्यक्ष जो लोकतंत्र है वो अब भी हम स्विट्जरलैंड जैसी जगहों पर देख सकते हैं क्योंकि वहाँ इतनी पॉपुलेशन नहीं है या फिर इतनी विविधता नहीं है। और हमारे देश में जो है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, यूके में भी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अब देखिए हमारे देश में एक एक और कारण है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का, क्योंकि हमारा देश बहुत ज़्यादा बड़ा है। पहला रीज़न पॉपुलेशन से बड़ा है और दूसरा रीज़न बहुत ज़्यादा विविधता है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा विविधता पाई जाती है। हमारे देश में विविधता में हम एकता देख सकते हैं अपने देश में। तो ये भी एक रीज़न है हमें अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाने का। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम देखेंगे
लोकतंत्र की शुरुआत, यानी लोकतंत्र की जो शुरुआत हुई वो कैसे कैसे हुई, कैसे सभी देशों ने, विश्व के सभी देशों ने लोकतंत्र को अपनाना शुरू किया, लोकतंत्र की तरफ बढ़ने शुरू हुए। क्योंकि पहले तो लोकतंत्र नहीं था, हमारे ऊपर भी ब्रिटेन का कब्जा था। तो पहले तो एक दूसरे को गुलाम बनाते थे, एक दूसरे के ऊपर शासन करते थे। तो किस तरह से लोकतंत्र की शुरुआत हुई, अब हम उसको देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है आपका वेस्टफेलिया 1648 की संधि। इस संधि के बाद यह होड़ खत्म हो गई जो सभी देशों के बीच थी दूसरे देशों को अपना गुलाम बनाने की, तथा इस संधि के बाद दुनिया के लगभग सभी देशों ने संप्रभुत्वता के सिद्धांत को अपनाया। यानी वेस्टफेलिया 1648 की जो संधि हुई, इसके बाद में क्या हुआ, जो सभी देशों के बीच में होड़ चल रही थी कि हम इसे गुलाम बनाएंगे, हम इसे गुलाम बनाएंगे, जैसे हम भी कभी गुलाम थे ब्रिटेन के, ऐसे ही इस होड़ की जो समाप्ति थी वो होने लगी। और क्या हुआ कि सभी जो देश थे वो संप्रभुत्वता की ओर बढ़ने लगे, अपने प्रभुत्व को बनाने की कोशिश करने लगे। जो औरों के प्रभुत्व था दूसरे देशों के ऊपर, उसे खत्म करके अपनी अपनी पहचान बनाने के ऊपर सब सारे देशों ने फोकस किया, सारे देशों ने अपनी पहचान के ऊपर बल दिया। ठीक है, नेक्स्ट कुछ और भी रीजन थे कि शुरुआत होने के, एक ही तो रीजन नहीं हो सकता लोकतंत्र की शुरुआत होने के। इतनी अच्छे कोई भी चीज हो, किसी भी चीज की शुरुआत के पीछे सिर्फ एक कारण नहीं हो सकता, तो इसके भी बहुत सारे कारण थे, जिसमें से दूसरा कारण है बिल ऑफ राइट्स, जो आया था 1789 में। इस के आने के बाद अमेरिका के जो लोग थे उन्हें बोलने की स्वतंत्रता मिल गई थी। यानी पहले अमेरिका के लोगों को भी अपनी सत्ता या फिर अपने शासन के विरुद्ध या फिर उसके सामने बोलने की अनुमति नहीं थी, अब उन्हें बोलने की स्वतंत्रता मिल गई थी। तो अब वो कुछ भी कह सकते थे, जैसे हमारे देश में है, कोई भी कुछ भी कह देता है सरकार को, या फिर किसी को भी कुछ भी कह देते हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमें फांसी की सजा हो जाएगी, नहीं, क्योंकि हमें बोलने का अधिकार है, बोलने की स्वतंत्रता है। इसी तरह से पहले अमेरिका में नहीं थी। तो 1789 में अब अमेरिका के लोगों को बोलने की स्वतंत्रता मिल गई थी, तो ये भी एक कारण था, लोगों ने बोलना शुरू करा कि हमें लोकतंत्र चाहिए। उसके बाद में 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, यानी 1789 में जब फ्रांसीसी क्रांति होती है, ये भी एक कारण होती है लोकतंत्र की शुरुआत का, क्योंकि सभी लोग तानाशाह से परेशान हो चुके थे। अब उन्हें एक पीसफुल समाज चाहिए था जो एक लोकतंत्र दे सकता था, तो फ्रांसीसी क्रांति भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा संवैधानिक राजतंत्र, यानी जो हमारा संवैधानिक राजतंत्र था उसको खत्म करने का प्रयास किया गया है, या फिर उसको कहीं ना कहीं छोड़ने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट आप लोग लिख सकते हैं प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। कहीं ना कहीं प्रथम विश्व युद्ध ने बहुत गहरा प्रभाव डाला था, और उसकी वजह से जो बहुत ज़्यादा बेकार स्थितियां पैदा हो गई थी, उन्हें ख़त्म करने के लिए लोगों ने क्या किया, लोकतंत्र को अपनाना शुरू किया, अपने देश को बढ़ाने के लिए, या फिर अपनी जो सिचुएशन थी उसको सुधारने के लिए, अपनी सिचुएशन को सुधारने पर बल दिया उन लोगों ने, और वो लोकतंत्र की तरफ आए। फिर सिक्स कारण आप ये भी लिख सकते हैं सत्तावादी शासनों में वृद्धि। यानी अब देखिए, लोकतंत्र का ही विकास नहीं हो रहा था, सत्तावादी शासन की भी तो वृद्धि हो रही थी, जैसे कि हम जर्मनी में देख सकते हैं, मुसोलिनी को देख सकते हैं, इटली में हिटलर को देख सकते हैं। ये सभी तो सत्तावादी शासन का भी तो उदय हो रहा था, तो ये धीरे धीरे हम समाज में परिवर्तन होते हुए देख सकते थे, लोकतंत्र की शुरुआत होते हुए देख सकते थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया तथा नागरिक अधिकार आंदोलन बढ़े तथा लोकतंत्र को बढ़ावा मिला। यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जो उपनिवेशीकरण की जो प्रक्रिया थी और जो नागरिक अधिकार आंदोलन थे वो बढ़ने लगे, और लोकतंत्र को भी बढ़ावा मिला प्रथम विश्व युद्ध के बाद। आई होप आपको ये सारी चीजें पता चल गई होंगी कि कैसे कैसे हमारा जो लोकतंत्र है उसको बढ़ावा मिला, किस तरह से वो समाज में आया। अब हम देखेंगे लोकतंत्र की विशेषताएं, यानी लोकतंत्र की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पहला, समानता का सिद्धांत। लोकतंत्र में सभी लोगों को एक समान माना जाता है, चाहे वो उच्च जाति का हो, निम्न जाति का हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाता। अमीरों को भी एक ही वोट देने का अधिकार होता है, गरीबों को भी एक ही वोट देने का अधिकार होता है। अमीरों को भी एक ही नागरिकता प्राप्त है और गरीबों को भी एक ही नागरिकता प्राप्त है। तो हमारे संविधान के
सामने सभी लोग समान होते हैं, एक समान सिद्धांत को अपनाया जाता है। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं लोगों को राजनीतिक और सामाजिक अधिकार होना, यानी सभी लोगों को राजनीति भी और सामाजिक भी सारे अधिकार प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं है कुछ लोगों को राजनीति या कुलीन वर्ग को राजनीतिक अधिकार हो और निम्न वर्ग को ना हो। सभी लोगों को राजनीतिक अधिकार होते हैं, सामाजिक अधिकार होते हैं। उन्हें कोई भी हमारे देश में राजनेता बन सकता है, कोई भी देश को चलाने वाला ई पार्टी बना सकता है और कोई भी समाज में कैसी भी संस्था चला सकता है। तो सभी को राजनीतिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त है। निष्पक्ष चुनाव होते हैं हमारे देश में, निष्पक्ष चुनाव होते हैं, कोई भी भेदभाव नहीं होता चुनाव में। ऐसा नहीं है कुछ लोगों को वोट देने का अधिकार है, कुछ को नहीं है। बस एक टाइम लिमिट है कि हाँ आप एटलीस्ट 18 साल के होने चाहिए। 18 साल के बाद आप किसी को भी वोट दे सकते हैं, कोई भी ज़बरदस्ती नहीं होती, कुछ नहीं होता। आपका मन जिसको करे, आप जिस पार्टी को जिताना चाहें, उसे आप निष्पक्ष रूप से वोट दे सकते हैं, आप उसका चुनाव कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं कानून का शासन, यानी हमारे देश में कानून का शासन है, एक सिस्टमैटिक शासन है। ऐसा नहीं है कोई भी आकर हम पे कुछ भी कहने लगे, नहीं, हमारा एक कानून है, एक संविधान है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे ऊपर शासन होता है या हम अपना सरकार या अपना देश चलाते हैं। सरकार की पारदर्शिता, यानी सरकार की जो पारदर्शिता होती है हम उसको देख सकते हैं। ऐसा नहीं है सरकार ने कोई नियम बना दिया, कोई कानून बना दिया और हम उससे वंचित हैं, हमें पता ही नहीं है क्या नियम बन गया, क्या कानून बन गया। नहीं, सरकार उस नियम और कानून को पहले जनता के सामने रिवील करती है, बताती है कि हम ये पॉलिसी ला रहे हैं, ऐसे होगा इस पॉलिसी में, या ये चीज़ ऐसे होगी। तो सरकार की पारदर्शिता को हम देख सकते हैं। ऐसा नहीं है हमारी सरकार हमारे ऊपर कुछ भी थोप दे, ऐसा नहीं होता लोकतंत्र में, ठीक है। यही लोकतंत्र की विशेषता है। नेक्स्ट आप लोकतंत्र की विशेषता लिख सकते हैं शक्ति का एकीकरण ना होना। जो शक्ति होती है उसका कोई भी एकीकरण नहीं होता, शक्ति हमेशा बटी हुई होती है। जैसे कि आप भी हमारे लोकतंत्र में देख सकते हैं हमारी जो शक्ति है वो 3 पार्टों में डिवाइड है। पहला है हमारा न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। हमारी जो शक्ति होती है देश की वो 3 पार्टों में डिवाइड है और फिर नीचे जाकर और भी पार्टों में डिवाइड हो जाती है। यानी हम अपने देश में जो शक्ति है उसका एकीकरण नहीं देख सकते। पहले राज्य स्तर पर होती है, फिर केंद्र स्तर पर होती है, फिर जिला पंचायत होती है। ऐसे ही हमारे देश में जो शक्ति है उसका वर्गीकरण किया गया है और उसका एकीकरण नहीं होता लोकतंत्र में। एंड नेक्स्ट लिख सकते हैं शक्ति का बंटवारा होता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया शक्ति का क्या होता है, बंटवारा होता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से शक्ति का बंटवारा होता है। अब हम देखेंगे सत्तावादी शासन, यानी सत्तावादी जो शासन है वो क्या है और उसका क्या प्रभाव है, ठीक है। सत्तावादी शासन को देख लेते हैं। सत्तावादी शासन में पूरे देश पर किसी एक ही पार्टी या समूह का शासन होता है। यानी सत्तावादी जो शासन होता है उसमें कोई भी लोकतंत्र नहीं होता या फिर उसमें कोई अन्य पार्टी नहीं होती, या तो हम ये कह दें कोई अन्य पार्टी नहीं होती या फिर कोई भी अन्य समूह नहीं होता। उसमें एक ही समूह का शासन रहता है और एक ही पार्टी का पूरे देश में शासन रहता है। जैसे कि आप कोरिया देख सकते हो, चीन वगैरह देख सकते हो, ये एक सत्तावादी सरकार है, ठीक है। सत्तावादी शासन को एलन-सीआरएफ द्वारा 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब इन्होंने सत्तावादी शासन को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला है हमारा सैन्य लोकतांत्रिक। सैन्य लोकतांत्रिक का अर्थ है जब कोई भी सेना अपने देश को चलाने लगे और अपने आप को लोकतंत्र कहे। सेना चला रही है पूरा देश लेकिन वो लोकतंत्र नहीं है, पर वो अपने आप को लोकतंत्र कहे। जैसे कि आप हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को ही देख सकते हैं, वहाँ आए दिन कभी ना कभी सैन्य जो हस्तक्षेप होता है वो बढ़ जाता है, या ये कहें कि पूरे देश को सेना ही चलाती है। कभी भी सेना की जो हस्तक्षेप होता है वो बढ़ जाता है और अपने आप को लोकतंत्र भी कहते हैं, तो सैन्य लोकतंत्र। फिर आता है हमारा नौकरशाही सैन्य तंत्र। नौकरशाही सैन्य तंत्र के अंतर्गत क्या होता है, जो बड़े बड़े कुलीन वर्ग होते हैं, जो नौकरशाही वाले वर्ग होते हैं, वो अपना शासन स्थापित कर लें, वो अपने प्रभुत्व को जमाने लग जाएं, तो वो नौकरशाही सैन्य तंत्र कहलाता है। फिर आता है हमारा प्रतिस्पर्धी सत्तावादी शासन। प्रतिस्पर्धी सत्तावादी शासन के अंतर्गत क्या होता है कि एक देश दूसरे देश की होड़ में या फिर दूसरे देश के या फिर अपने ही समाज की एक साथ होड़ में प्रतिस्पर्धा में शासन करते हैं।
कि अगर उसके पास 5 परमाणु बम हैं तो मेरे पास 10 होने चाहिए। चाहे खाने के लिए कुछ ना हो, भूखे मर रहे हों देश के लोग, लेकिन भैया उसके पास 5 हैं तो मेरे पास 10 परमाणु बम होने चाहिए। ये जो होती है ये प्रतिस्पर्धा वाली सत्तावादी शासन होता है। आई होप आपको सत्तावादी शासन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश संवैधानिक प्रणाली की विशेषताओं की विश्लेषण कीजिए। यानी ब्रिटिश संवैधानिक प्रणाली की जो विशेषता हैं उन पर आपको चर्चा करनी है या फिर उनके बारे में आपको बताना है। ब्रिटिश संवैधानिक प्रणाली की विशेषताओं को अब हम देखने वाले हैं। पहला है हमारा, संविधान लिखित नहीं है। यानी ब्रिटिश संवैधानिक प्रणाली की जो प्रमुख विशेषता है उसमें आप लिख सकते हैं कि यहाँ का जो संविधान है वो लिखित नहीं है। यानी लिखित का मतलब ये नहीं कि ये जो भी कानून बनाते हैं ऐसे ही फिर उसे छोड़ देते हैं, नहीं, कुछ चीज़ें लिखित हैं। पर हम लिखित संविधान किसको कहेंगे? जिसके पास संविधान सभा हो और जिसके पास एक फिक्स टाइम पीरियड हो कि हाँ वो इतने से इतने टाइम में बनकर तैयार हुआ। पर ऐसा कुछ भी नहीं है ब्रिटेन में, क्योंकि ना तो वहाँ कभी संविधान सभा बनाई गई और ना ही उनके संविधान को कभी ही ये कहा जा सकता है कि हाँ इतने से इतने टाइम में ये फिक्स टाइम में फिक्स हुआ या फिक्स टाइम में लिखा गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए वहाँ के संविधान को लिखित संविधान नहीं कहा जाता। और वहाँ जैसे मैंने पहले ही बताया, एक संविधान लिखित तभी कहलाया जाता है जब संविधान सभा द्वारा वो लिखा गया हो या फिर उसके लिए संविधान सभा बनाई गई हो। पर ऐसा कुछ नहीं है, तो इसका मतलब वहाँ एक संविधान सभा भी नहीं है। और वहाँ का जो संविधान है वो विकसित तथा विकासशील संविधान है। उसमें हमेशा चेंजेस होते रहते हैं और वो विकसित है, पहले से ही विकसित है और विकासशील भी है, क्योंकि उसमें चेंजेस होते रहते हैं। और वहाँ का जो संविधान है वो पुरानी प्रथाओं, जो पहले से चली आ रही प्रथाएं हैं, कानून है, उनके अकॉर्डिंग ही वो अपने शासन को चलाते हैं। तो वही उनका संविधान कहलाता है, वही उनकी संवैधानिक प्रणाली है। आई होप आपको वहाँ की संवैधानिक प्रणाली की जो विशेषताएं हैं वो समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे ब्रिटिश संविधान के ऊपर विद्वानों के विचार। यानी अब जो ब्रिटिश संविधान है उसके ऊपर जो विद्वानों ने विचार दिए हैं, अपने अपने मत दिए हैं, अब हम उन मतों को जानने वाले हैं। और ये एज इट इज होते हैं, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते। ओके, ये इनके मत हैं, आपको इन्हें ऐसे ही याद करने होंगे। आप 2-3 याद कर सकते हैं ताकि आपके पेपर में अच्छे नंबर आए। तो मुनरो के अनुसार देख लेते हैं। मुनरो के अनुसार क्या है, ब्रिटिश संविधान कोई पूर्णता प्राप्त वस्तु न होकर एक विकासशील वस्तु है। यह बुद्धिमत्ता और योग सहयोग की संतान है, जिसका मार्गदर्शन कहीं असीमताओं ने और कहीं उच्च कोटि के योजनाओं ने किया है। यानी इनके अनुसार जो ब्रिटिश संविधान है वो कोई वस्तु ना होकर एक विकासशील वस्तु है, यानी कोई रुकी हुई वस्तु ना होकर एक विकासशील वस्तु है, क्योंकि हमेशा इसमें विकास होता रहता है। और इसका जो योग है या फिर इसकी जो प्रोग्रेस है वो बुद्धिमताओं लोगों ने किया है, जिसकी वजह से इसका जो मार्गदर्शन है वो हमेशा ही बढ़ता रहता है और उच्च कोटि का रहता है। इसकी जो योजनाएं हैं, जो इसके नियम हैं, वो हमेशा उच्च कोटि, अच्छी कोटि के रहता है। यही इनके थॉट हैं या फिर यही इनके विचार हैं जो आपको लिखने हैं। नेक्स्ट अब हम एक और विद्वानों के बारे में देख लेते हैं, कुछ विद्वानों के बारे में। नेक्स्ट है हमारे विलियम जोन्स। यह संविधान एक भवन रहा है जिसमें कई पीढ़ियों ने समय के अनुसार अपने अनुकूल इस भवन में चीजें जोड़ी हैं। यानी ये जो संविधान है ये एक भवन के भांति है, यानी एक भवन की तरह है जिसमें कई पीढ़ियां रह चुकी हैं और कई पीढ़ियां रहेंगी भी। और ये जो है ये जो पीढ़ियां हैं ये अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी ज़रूरतों के अनुसार इस भवन में कुछ ना कुछ जोड़ देती हैं, कुछ ना कुछ हटा देती हैं या फिर कुछ ना कुछ चेंजेस कर देती हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। यानी वहाँ का जो संविधान है वो एक भवन के भांति बताया है इन्होंने। नेक्स्ट है हमारे प्रोफेसर मुनरो की मान्यता। ब्रिटिश संविधान की यह अद्भुत विशेषता है कि यह जैसा दिखाई देता है वैसा है नहीं और जैसा है वैसा दिखाई नहीं देता। यानी प्रोफेसर मुनरो के अनुसार या ये कहते हैं कि ब्रिटिश संविधान की ये एक बहुत बड़ी विशेषता या फिर एक बहुत बड़ा प्रभाव हम देख सकते हैं, बहुत बड़ी विशेषता है कि ये जैसा दिखता है वैसा है नहीं और जैसा है वैसा ये दिखता नहीं है। तो ये क्या है, ये इसकी विशेषता है। क्योंकि हम दूर से देखें तो हम कहेंगे लोकतंत्र है,
पर वो लोकतंत्र नहीं है। पास से देखेंगे तो हम कहेंगे कुलीन तंत्र है, पर वो कुलीन तंत्र नहीं है। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, ओके। ये आप ये मत सोच लेना हाँ सच में ऐसा ही है, ठीक है। तो ये क्या है, ये मुनरो कहते हैं कि वो जैसा दिखता है वहाँ का संविधान वैसा नहीं है, और जैसा नहीं दिखता वो वैसा ही है। तो आई होप आपको ये भी चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम देखेंगे सिद्धांत और व्यवहार में अंतर, यानी सिद्धांत क्या होते हैं और व्यवहार क्या होते हैं। इन दोनों में हम मेनली क्या डिफरेंस होते हैं, अब हम उनको देखेंगे। पहला हम लोग लिख सकते हैं, सैद्धांतिक दृष्टि से इंग्लैंड में राजतंत्र है किंतु व्यवहार में लोकतंत्र। यानी अगर हम सैद्धांतिक दृष्टि से देखें तो इंग्लैंड में हमें राजतंत्र देखने को मिलेगा, पर व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो लोकतंत्र है। दूसरा आप लोग लिख सकते हैं, शासन का सारा कार्य राजा की मोहर लगाने से होता है किंतु व्यवहारिक रूप से राजा एक मोहरे की तरह कार्य करता है। अगर हम शासन के सारे रूप से देखें यानी सैद्धांतिक रूप से देखें तो जितना भी कार्य है वो राजा की मोहर द्वारा ही होता है। अगर राजा किसी चीज़ पे अनुमति ना दे तो वो चीज़ नहीं हो सकती। और व्यवहारिक रूप से देखें तो सिर्फ राजा एक मोहरे की तरह कार्य करता है, जिसमें उसका कार्य ही सिर्फ मोहर लगाना है और कुछ नहीं। ना ही वो किसी चीज़ में परिवर्तन कर सकता है, ना कुछ और कर सकता है, सारे जो हैं वो अन्य लोग करते हैं। तो राजा एक मोहरे की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं, सैद्धांतिक दृष्टि से इंग्लैंड में शक्ति का पृथक्करण है। यानी अगर हम सैद्धांतिक रूप से देखें तो शक्ति क्या है, उसका पृथक्करण देखने को मिलता है। पर अगर व्यवहारिक रूप से देखें तो ऐसा नहीं है, वहाँ एकीकरण देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं, सैद्धांतिक रूप से सर्वोच्च न्यायिक शक्ति लोकतंत्र में निहित है किंतु व्यवहारिक रूप से न्यायिक शक्ति लोकसभा की एक और उप समिति में निहित है। यानी अगर हम सैद्धांतिक रूप में देखें तो सर्वोच्च न्यायालय की जो पूरी शक्ति है वो लोकसभा में निहित दिखाई देगी, पर ऐसा नहीं है व्यवहारिक रूप से, क्योंकि व्यवहारिक रूप से लोकसभा की और जितनी भी शक्तियां हैं वो एक उप समिति में निहित हैं। उप समिति में हमें निहित देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं, लोकतंत्र की प्रधानता, यानी लोकतंत्र को इसमें सर्वोच्च माना जाता है, लोकतंत्र को बढ़ावा दिया जाता है और उसे सबसे ऊपर माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। यानी सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, वो जिस धर्म को चाहें उस धर्म को चुन सकते हैं, उस धर्म को अपना सकते हैं और अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं, ब्रिटेन शासन प्रणाली की शुरुआत राजतंत्र से हुई थी। यानी ब्रिटेन शासन प्रणाली की जो शुरुआत थी वो राजतंत्र से हुई थी। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं, निर्णय की अंतिम शक्ति जनधारणा के प्रतिनिधित्व के हाथों में होती है। यानी क्या होना चाहिए और क्या नहीं, ये जनता के हाथ में होता है, क्योंकि लोकतंत्र में तो ऐसे ही होता है, तो जनता के हाथ में अंतिम निर्णय होता है। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं, सत्ता की सर्वोच्च अथवा प्रभुत्वता, यानी जो सत्ता है उसकी सर्वोच्चता होती है और उसका ही प्रभुत्व होता है। अब इसके बारे में एक और हमारे विचारक हैं वो बोलते हैं, डिमोल के अनुसार संसद, यानी डिमोल संसद के ऊपर क्या कहते हैं। उनका कहना है, सांसद सब कुछ कर सकते हैं, केवल स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकते। यानी आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं, वहाँ की जो सरकार है या सत्ता है या ये कहें संसद है, वो सब कुछ कर सकती है, हर चीज़ की पावर है उसके पास में, बस स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती। और इसके अलावा वो सारी चीज़ें कर सकती है, सब चीज़ करने का उसे अधिकार है, वो हर चीज़ कर सकती है। नेक्स्ट आप पॉइंट लिख सकते हैं, लचीला संविधान। वहाँ का जो संविधान है वो लचीला संविधान है, उसमें जैसे चाहें जब चाहें चेंजेस कर सकते हैं, तो वहाँ का संविधान एक लचीला संविधान है। और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आपको बताना है कि हमारा जो संविधान है यानी भारत का जो संविधान है वो एक कैसा संविधान है। ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, जैसे ही आपको पता चले, या फिर आई होप आपको पता होगा, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें बचपन से ही हमारे संविधान के बारे में बताया जाता है। अगर आपको पता है तो आप मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे देना, ओके। चलिए फिर हम लोग आगे, एक और व्यक्ति हैं जो क्या कहते हैं, ब्राइस के अनुसार संविधान के ढांचे को तोड़े बिना ही इसे आवश्यकता अनुसार खींचा और मोड़ा जा सकता है। यानी ये कहते हैं कि वहाँ का जो संविधान है उसके ढांचे को तोड़े बिना ही वहाँ के जो संविधान में आवश्यकता अनुसार उसे खींचा जा सकता है, उसे मोड़ा जा सकता है, उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं उसके बिना ढांचे को तोड़े ही। तो ये एक इसकी विशेषता भी है। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो है, ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री
के कार्य और शक्तियों पर प्रकाश डालिए। यानी ग्रेट ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री होते हैं उसके जो कार्य होते हैं, उसकी जो शक्तियाँ होती हैं, उस पर आपको प्रकाश डालना है, उसके बारे में आपको बताना है। राजा कार्यपालिका का आवास स्वामी होता है, लेकिन व्यवहार में प्रधानमंत्री ही कार्यपालिका का वास्तविक स्वामी होता है। यानी अगर हम देखें दूर से तो राजा स्वामी हमें प्रतीत होता है कि हाँ, राजा ही हर चीज़ का स्वामी है, लेकिन वास्तव में देखें तो वहाँ का जो प्रधानमंत्री होता है वही कार्य करता है और वही सारी चीज़ों को संभालता है और वही सारी चीज़ों को अपनाता है, या फिर ये कहें कि वही सारी चीज़ों को चलाता है। मेनली जो पावर होती है वो प्रधानमंत्री के हाथ में होती है, ना कि राजा के पास वहाँ। अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के ऊपर विद्वानों के क्या विचार रहे हैं, उनके ऊपर विद्वानों ने क्या क्या विचार दिए हैं उनको देखते हैं। देखिए, आपकी बुक में हर किसी के ऊपर विद्वानों ने विचार दिए हैं, तो आपको कुछ विचार याद करके जाना है ताकि आप अपने एग्जाम में लिख सकें, क्योंकि आपकी बुक में बहुत सारे विद्वानों ने विचार दिए हैं। तो फर्स्ट है हमारे लास्की के अनुसार क्या है, अब हम देखते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री सामने पद वाले में प्रथम से अधिक, किंतु वो तानाशाह से कुछ कम। यानी ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री होते हैं वो प्रथम पद पे होते हैं, लेकिन कुछ तानाशाहों से कुछ कम होते हैं। ऐसा नहीं कह सकते हम जो वहाँ के प्रधानमंत्री होते हैं वो तानाशाह होते हैं, तानाशाह की तरह होते हैं पर तानाशाह से कम होते हैं, ये लास्की का कहना है। ठीक है, चलिए अब हम कुछ और विद्वानों को देख लेते हैं। नेक्स्ट आप लोग लिख सकते हैं विलियम हार्कॉट। इनके अनुसार क्या है, प्रधानमंत्री नक्षत्रों के बीच चंद्रमा है। यानी ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो नक्षत्रों के बीच क्या है, एक चंद्रमा के भांति हैं, एक चंद्रमा की तरह प्रतीत होते हैं, जो पूरे नक्षत्रों में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, सभी उनके इर्द गिर्द घूमते हैं। एंड नेक्स्ट आप लिख सकते हैं जेनिंग्स के अनुसार इनका कहना है कि प्रधानमंत्री को संपूर्ण संविधान की आधारशिला कहना अधिक उपयोगी होगा। यानी ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री को अगर हम ये कहें कि संपूर्ण जितना भी हमारा संविधान है उसकी आधारशिला ही प्रधानमंत्री है, तो ये बात गलत नहीं होगी, ये बात सही होगी, क्योंकि जो हमारा प्रधानमंत्री है वो संपूर्ण संविधान के एक आधारशिला की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट आपकी बुक में दे रखे हैं रैमचेम्यूर। इनके अनुसार क्या है, मंत्रिमंडल राज्य पूरे जहाज का यंत्र है और प्रधानमंत्री ही यंत्र का चालक है। यानी मंत्रिमंडल जो है वो पूरे देश का एक जहाज की तरह यंत्र है, और जो जहाज की तरह यंत्र तो है, लेकिन जो प्रधानमंत्री है वो उस यंत्र का चालक है, जो उसे सही दिशा दिखाता है। इसीलिए प्रधानमंत्री एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एंड कुछ और विद्वान भी हैं जिनके अनुसार क्या है, प्रधानमंत्री वह केंद्र है जिस पर मंत्रिमंडल का जीवन व उसका अंत निर्भर करता है। यानी जो अन्य विद्वान हैं वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो एक ऐसा केंद्र है जिस पर पूरे मंत्रिमंडल का जीवन या फिर उनके जो शासन काल है वो पूरा निर्भर करता है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा दे दे, रिजाइन दे दे, तो पूरे मंत्रिमंडल को भी रिजाइन देना पड़ता है। इसीलिए इनका कहना है कि अगर प्रधानमंत्री एक केंद्र है और उस केंद्र पर ही पूरा मंत्रिमंडल टिका हुआ होता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और मेरी वीडियो को लाइक कर दिया होगा, ताकि जितनी भी मेरी अपकमिंग वीडियोस हैं वो आप तक मिल पाएँ। ओके, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। ओके, ताकि उन्हें भी एग्जाम से पहले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल जाएं। चलिए फिर हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लिख सकते हैं ब्रिटिश प्रधानमंत्री की शक्ति व कार्य। यानी ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री होता है उसकी क्या क्या शक्तियाँ होती हैं, उसके क्या कार्य होते हैं। अब हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। पहला है हमारा मंत्रिमंडल का निर्माण। यानी प्रधानमंत्री द्वारा ही मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। उसकी मंत्रिमंडल में कौन कौन से व्यक्ति होंगे और कौन कौन रहेंगे या कौन कौन क्या कार्य करेगा, ये सभी का जो निर्णय होता है वो प्रधानमंत्री द्वारा ही लिया जाता है, और पूरी मंत्रिमंडल का निर्माण भी प्रधानमंत्री द्वारा ही किया जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा
कॉमन सभा का नेतृत्व यानी प्रधानमंत्री द्वारा ही कॉमन सभा का भी नेतृत्व किया जाता है। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं मंत्रिमंडल का अंत, यानी अगर प्रधानमंत्री चाहे तो मंत्रिमंडल का वो अंत भी कर सकता है। ये प्रधानमंत्री के ऊपर ही डिपेंड करता है, और अगर वो चाहे तो किसी एक व्यक्ति को भी मंत्रिमंडल से निकाल सकता है। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं प्रधानमंत्री अपने पद से त्याग पत्र दे दे तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को ही त्याग पत्र देना पड़ता है। यानी अगर प्रधानमंत्री ने त्याग पत्र दे दिया तो पूरे संपूर्ण मंत्रिमंडल जो है उसको भी त्याग पत्र देना होगा, क्योंकि पहले ही मैंने आपको बताया जो मंत्रिमंडल का निर्माण होता है वो भी प्रधानमंत्री द्वारा ही किया जाता है। इसीलिए अगर प्रधानमंत्री ने त्याग पत्र दिया है तो पूरे मंत्रिमंडल को भी त्याग पत्र देना पड़ेगा, क्योंकि मंत्रिमंडल का जो निर्माण होता है वो प्रधानमंत्री ही द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का पुनर्गठन भी कर सकता है। अगर प्रधानमंत्री चाहे, जैसे कुछ सिचुएशन हो गई, प्रधानमंत्री ने अपनी मंत्रिमंडल को खत्म कर दिया लेकिन वो फिर चाहता है मंत्रिमंडल बनाना, तो वो उसका पुनर्गठन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं शासन का संचालन, यानी प्रधानमंत्री द्वारा ही शासन का संचालन किया जाता है। पूरे सिस्टमैटिक वे में जो शासन चलाया जाता है वो प्रधानमंत्री द्वारा ही चलाया जाता है। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी संबंध बनाए जाते हैं, जितने भी नीतियां बनाई जाती हैं वो प्रधानमंत्री द्वारा बनाई जाती हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए प्रधानमंत्री एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री द्वारा ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सुचारू रूप से चलाया जाता है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे थोड़े से और कार्य दे रखे हैं, अब हम उनको देख लेते हैं। राष्ट्र का नेता होता है, यानी प्रधानमंत्री जो है वो पूरे राष्ट्र का नेता होता है, जैसे कि हम इसे पहले भी देख चुके हैं। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं उपाधियों से संबंधित शक्तियां होती हैं, यानी अगर किसी को भी कोई भी उपाधि दी जानी है या फिर कुछ भी उपाधियां से जितने भी संबंधित अधिकार होते हैं या शक्तियां होती हैं वो सिर्फ राष्ट्रपति के पास ही होती हैं और किसी के पास नहीं होती। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं देश के वित्तीय पर प्रधानमंत्री का पूर्ण नियंत्रण होता है, यानी देश का जो वित्तीय है, जो पैसे से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं उन पर जो नियंत्रण होगा वो प्रधानमंत्री का होगा। अगर कोई भी वित्तीय से रिलेटेड कोई भी कार्य है या कोई भी नीति है तो वो प्रधानमंत्री की सलाह से ही होती है, उस पर पूरी तरह से नियंत्रण जो होता है वो प्रधानमंत्री का होता है। इसीलिए जो भी नीतियाँ बनाई जाती हैं या फिर जो भी कानून बनाए जाते हैं वो पहले ही प्रधानमंत्री से सलाह कर ली जाती है, या फिर ये कहें प्रधानमंत्री की सलाह से ही बनाई जाती हैं, ताकि उसे सारी वित्तीय पर जो नियंत्रण है या फिर वित्तीय की जो जानकारी है वो सभी प्रधानमंत्री के पास रहे। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं नियुक्तियां, यानी प्रधानमंत्री द्वारा ही नियुक्तियां की जाती हैं कि किस व्यक्ति को किस पद पर नियुक्त करना है या फिर किस व्यक्ति को क्या पद देना है। तो नियुक्ति का भी जो शक्ति होती है वो प्रधानमंत्री के पास होती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियों की चर्चा कीजिए, यानी जो अमेरिका है इसके जो राष्ट्रपति है, अब हम इनकी शक्तियों की चर्चा करने वाले हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो हर 4 साल में एक बार होता है, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति को 4 साल में एक बार चुना जाता है। अब हम देखेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियां तथा कार्य, यानी अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनकी शक्तियां और कार्यों को। पहला है हमारा अमेरिका के राष्ट्रपति की कानून संबंधी शक्तियां, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति के पास कानूनी संबंधी जितनी भी शक्तियां होती हैं वो सभी होती हैं। कोई भी कानून बनाना हो, कोई भी नीति बनानी हो, तो इसकी जो शक्ति होती है वो अमेरिका के राष्ट्रपति के पास होती है। नेक्स्ट है हमारा कार्यपालिका शक्ति व कार्य, यानी कार्यपालिका की जो शक्ति होती हैं, जो कार्य होते हैं वो सभी राष्ट्रपति के पास होती हैं। देश की जितनी भी नीति बनानी हो, जितने भी कानून बनाने हो, जिस भी देश के साथ उसको नीति बनानी हो, संबंध बनाने हो, वो सभी राष्ट्रपति के पास होती है। नेक्स्ट है हमारा समाधान का अधिकार, यानी जो राष्ट्रपति होता है अमेरिका का उसे समाधान का अधिकार होता है। अगर किसी को फांसी की सजा दे दी गई है तो बस राष्ट्रपति ऐसा होता है जो उसे समाधान कर सकता है, लेकिन इसमें भी एक शर्त है कि उसे सीनेट द्वारा विरोध ना किया गया हो या फिर सीनेट द्वारा उसे सजा ना दी गई हो। सीनेट वहाँ का उच्च सदन होता है। अगर सीनेट द्वारा उसे सजा दी गई है तो राष्ट्रपति भी कुछ नहीं कर सकता। अगर सीनेट द्वारा उसे सजा नहीं दी गई है तो राष्ट्रपति उसकी समाधान कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं न्यायिक शक्ति व कार्य, यानी न्यायिक जो शक्तियाँ होती हैं
और जो कार्य होते हैं वो राष्ट्रपति के हाथों में होते हैं। जैसे कि लोगों की नियुक्तियां करना कि कौन से पद पर कौन सा व्यक्ति होगा, किस तरह से शक्तियां होंगी, किस तरह से कोई कार्य करेगा, तो न्यायिक जितनी भी शक्तियां होती हैं और कार्य होते हैं वो सभी राष्ट्रपति के हाथों में होते हैं। चलिए फिर हम और थोड़े से इसके कार्यों पर चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं संकटकालीन शक्ति व कार्य, यानी संकट के समय सारी शक्तियां जो होती हैं वो राष्ट्रपति के हाथों में आ जाती हैं। सारी शक्तियां सिमट कर राष्ट्रपति के हाथों में आ जाती हैं। इस वजह से जो निर्णय लेने की शक्ति होती है वो भी राष्ट्रपति के पास होती है। संकट काल में मोस्टली सारी शक्तियां राष्ट्रपति के हाथ में होती हैं। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं तीनों सेनाओं का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, यानी जो अमेरिका है उसमें तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष होगा वो राष्ट्रपति होगा। तीन सेना कौन कौन सी? फर्स्ट हो गई हमारी जल सेना, सेकंड हो गई थल सेना और थर्ड हो गई वायुसेना। ये तीनों शक्तियां होती हैं, या ये कहें तीनों सेना होती हैं जिसका जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है। आई होप आपको पूरी तरीके से अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं उनकी शक्तियों के बारे में पता चल गया होगा। अब हम देखेंगे एकात्मक व्यवस्था क्या है, यानी अब हम एकात्मक व्यवस्था के बारे में चर्चा करने वाले हैं। एकात्मक शासन पूरे देश में एक ही व्यक्ति या एक ही पार्टी का शासन होना एकात्मक व्यवस्था कहलाती है। यानी एकात्मक व्यवस्था का सिंपली अर्थ कहें तो पूरे देश में एक ही व्यक्ति का शासन होना या एक ही पार्टी का शासन होना एकात्मक व्यवस्था कहलाती है। आई होप आपको ये सिंपल डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब हम कुछ विद्वानों के अनुसार एकात्मक व्यवस्था को देखेंगे। विद्वानों के अनुसार एकात्मक व्यवस्था, अब कुछ विद्वानों ने एकात्मक व्यवस्था को लेकर अपने अपने विचार दिए हैं, अपने अपने व्यू दिए हैं, आपको उन्हें याद करना होगा। पहला आप लिख सकते हैं CF स्ट्रॉन्ग के अनुसार एकात्मक शासन में केंद्रीय सरकार सर्वोच्च होती है तथा संपूर्ण शासन एक केंद्रीय सरकार के अधीन संगठित होता है और उसके अधीन ही क्षेत्रीय प्रशासन कार्य करता है। उसकी शक्तियों उसके केंद्र सरकार से प्राप्त होती हैं। यानी जो एकात्मक शासन होता है उसमें केंद्र ही सर्वोच्च होता है और जो पूरा केंद्र होता है उसी के अधीन सारी चीजें, सारे संगठन कार्य करते हैं। और जो क्षेत्रीय सरकार होती है उसे भी जो शक्तियां मिलती हैं वो केंद्रीय सरकार से ही मिलती हैं और जब चाहे वो केंद्रीय सरकार उसकी शक्तियों को छीन सकती है, ये इनका कहना है। नेक्स्ट आपके जो नेक्स्ट विद्वान है वो है फाइनल के अनुसार एकात्मक शासन वह शासन है जिसमें संपूर्ण सत्ता शक्ति केंद्र में निहित होती है, जिसकी इच्छा एवं अभिकरण पूर्ण क्षेत्र पर वैध रूप से मान्य होती है। यानी इनका भी कहना यही है कि एकात्मक जो शासन व्यवस्था है उसमें जो पूर्ण शक्ति होती है, पूर्ण सत्ता होती है वो केंद्र के पास में होती है और उसी की इच्छा अनुसार कार्य होते हैं। नेक्स्ट आप लोग लिख सकते हैं डाइसी के अनुसार। अब हम डाइसी के अनुसार देखते हैं कि एकात्मक व्यवस्था क्या है। एकात्मक राज्य में कानून बनने की समस्त शक्तियां केंद्र के हाथों में निहित होती हैं या फिर निवास करती हैं। यानी डाइसी के अनुसार, डाइसी कहते हैं कि कोई भी कानून बनाना हो उसकी जो शक्तियां होंगी वो केंद्र के हाथों में निहित होती हैं। केंद्र जो चाहता है, जैसे चाहता है वैसे ही कानून बनाता है और वैसे ही उसे अप्लाई करता है। तो एकात्मक व्यवस्था में हम देख सकते हैं जितने भी केंद्र होता है या फिर जितने भी विद्वानों ने अपने विचार दिए हैं उन विचारों से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि केंद्र जो होता है वो सबसे सर्वोच्च होता है, सबसे शक्तिशाली होता है एकात्मक व्यवस्था में। आई होप आपको सारे विद्वानों के जो थॉट हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे अब हमारा दे रखा है एकात्मक शासन की विशेषताएं, यानी एकात्मक शासन जो है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पहला आप लिख सकते हैं शासन की पूर्ण शक्ति केंद्र में निहित होती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो जितना भी शासन है उसकी जो शक्तियां हैं वो केंद्र में निहित होती हैं, सारी शक्तियां केंद्र में निहित रहती हैं। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं इकहरी नागरिकता होती है, यानी यहाँ पर इकहरी नागरिकता होती है। ऐसा नहीं है जैसे एक देश है उसमें एक देश की नागरिकता होगी और एक अपने राज्य की नागरिकता होगी, तो ऐसा नहीं होता, इसमें इकहरी नागरिकता देखी जा सकती है। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं एक संविधान होता है, यानी एकात्मक शासन व्यवस्था में एक ही संविधान होता है, अलग अलग संविधान नहीं होता। कुछ देशों में अलग अलग संविधान भी होता है, यानी पूरे एक देश का संविधान और अपने अपने राज्यों का संविधान, तो अलग अलग संविधान भी हम देख सकते हैं। लेकिन एकात्मक शासन व्यवस्था में एक ही संविधान होता है, तो ये इसकी एक विशेषता है। अब हम एकात्मक शासन व्यवस्था के गुणों को देखने वाले हैं कि एकात्मक शासन व्यवस्था के क्या क्या गुण हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं।
फर्स्ट है हमारा, शासन में एक रूपता व शक्ति संपन्न होती है, यानी शासक जो होता है या शासन में हम एक रूपता को देख सकते हैं, शक्ति संपन्न देख सकते हैं, शक्ति का कोई भी वर्गीकृत नहीं होता, कोई भी विभाजन नहीं होता। नेक्स्ट आप लोग लिख सकते हैं राष्ट्रीय एकता में वृद्धि, यानी राष्ट्रीय एकता में वृद्धि होती है, क्योंकि एक ही तो शासन होता है, एक ही व्यवस्था होती है, तो इसमें राष्ट्रीय एकता में वृद्धि होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि कोई अपोज में होता नहीं है तो उसका विरोध भी कोई नहीं करता, इसीलिए राष्ट्रीय एकता देखी जा सकती है। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं संकट काल के लिए उपयोगी। संकट काल के लिए ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, क्यों? क्योंकि देखो, अगर कोई देश है उसमें हम कहें कि सभी के पास अपनी अपनी सत्ता है, अपने अपनी शासन है, अपनी अपनी शक्ति है। अब संकट आ गया तो पहले अगर इसे आपातकाल लगाना है तो पहले इससे पूछना पड़ेगा, फिर इससे पूछना पड़ेगा, फिर इससे, ये सभी से पूछेगा जाकर, और इतनी देर में तो पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा, क्या क्या सिचुएशन क्रिएट हो जाएंगी। लेकिन अगर एक ही सरकार है तो वो डायरेक्ट अपनी मर्जी से कि हाँ बहुत संकट हो रहा है, हमें इस टाइम पे आपातकाल की ज़रूरत है, सब कुछ बंद करने की ज़रूरत है, बंद कर दिया डायरेक्ट, ना किसी से पूछा ना कुछ। तो संकट काल में बहुत ज़्यादा उपयोगी भी होता है, क्योंकि ये जल्दी से सोल्यूशन निकाल पाता है, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फिजूल खर्चे, यानी फिजूल खर्चों में ये एकात्मक शासन जो व्यवस्था होती है उसमें फिजूल खर्चे कम होते हैं। क्यों? क्योंकि जो अगर एक ही शासक है तो उसके पास जो सैलरी होगी वो एक ही की होगी। अगर यहाँ पर जो दूसरी व्यवस्था होती है उसमें अलग अलग राजनेता होते हैं, अलग अलग कार्य होते हैं, अलग अलग उन्हें वेतन भी देना पड़ता है, तो ये क्या है, ये फिजूल खर्चे तो हैं। तो इसमें फिजूल खर्चे जो होते हैं वो कम देखने को मिलते हैं, या फिजूल खर्चे कम देखे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं छोटे राज्यों के लिए उपयोगी, यानी एकात्मक व्यवस्था जो है वो छोटे राज्यों के लिए उपयोगी है, बड़े राज्यों के लिए वो उपयोगी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो छोटे राज्य होते हैं वो कार्य कर सकते हैं इसके अंतर्गत, पर बड़े राज्यों के लिए ये उपयोगी नहीं है, क्योंकि बड़े राज्य कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। जैसे कि हमारा देश है, हम अपने देश में एकात्मक राज्य व्यवस्था या एकात्मक शासन प्रणाली जो है इसको लागू नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा देश जो है वो एक बड़ा देश है और उसमें विविधता देखने को मिल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं नीति संबंधित निर्णय में एक रूपता, यानी नीति संबंधित निर्णय जो होती है उसमें एक रूपता देखी जा सकती है। जैसे कि हमने पहले ही देखा, अगर आपातकाल की स्थिति आ जाए तो उसमें नीति संबंधित जो निर्णय होते हैं वो एक साथ लिए जा सकते हैं कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए, एग्जैक्ट लिए जा सकते हैं, एक टाइम पर ही लिए जा सकते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त, यानी एकात्मक व्यवस्था जो है वो आर्थिक विकास के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त है। क्यों? क्योंकि वो आर्थिक विकास में मदद करती है, अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद करती है, क्योंकि एक सरकार जितनी भी नीतियाँ बनाती है वो अपने आर्थिक विकास को ध्यान में रखकर नीतियाँ बनाती है, और उसमें कोई बाधा भी नहीं आती, क्योंकि वो एकात्मक सरकार होती है। नेक्स्ट लिख सकते हैं आप अच्छी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में भी एकात्मक सरकार का जो निर्णय होता है वो सही देखने को मिलता है, क्योंकि एकात्मक सरकार जो होती है वो अच्छी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति बनाकर रखती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नीतियां होती हैं या जो संबंध होते हैं वो अच्छे स्थापित कर पाती है। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं संघर्ष की संभावना नहीं होती, यानी इसमें जो एकात्मक व्यवस्था होती है इसमें संघर्ष जो होती है उसकी भावना जो होती है वो बहुत ना के बराबर होती है। क्यों? क्योंकि कोई अपोज में है ही नहीं तो किस बात का संघर्ष करना। अगर कोई अपोज में ही नहीं होगा, कोई हमारे अपोजिट खड़ा ही नहीं होगा तो उसमें संघर्ष ही नहीं होगा, इसीलिए संघर्ष की जो भावना होती है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे एकात्मक प्रणाली के दोष, यानी एकात्मक प्रणाली जो है उसके क्या दोष हो सकते हैं। अब हम उन दोषों पर चर्चा करने वाले हैं। पहला आप लोग लिख सकते हैं शासन कार्य में कुशलता की कमी, यानी शासन कार्य में जो कुशलता होती है उसकी कहीं ना कहीं कमी देख सकते हैं। क्यों कमी देख सकते हैं? क्योंकि जब एक व्यक्ति का दिमाग होता है, एक व्यक्ति अपने दिमाग के अकॉर्डिंग कार्य करता है, लेकिन अगर किसी चीज़ पर एक व्यक्ति ना होकर 4-5 व्यक्ति ही कार्य करें तो वो जो चीज़ होगी ना वो परफेक्ट बनेगी, क्योंकि एक व्यक्ति तो एक दिमाग लगा रहा है, यहाँ 5 दिमाग लग रहे हैं, तो ज़्यादा बेहतर कौन सी होगी? जो 5 दिमाग लगकर चीज़ बन रही है वो बेहतर होगी। इसीलिए इसमें जो कुशलता की कमी हम देख सकते हैं। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध है, यानी एकात्मक सरकार लोकतंत्र की जो भावना होती है उसके विरुद्ध है बिल्कुल, क्योंकि एकात्मक सरकार में लोकतंत्र को बिल्कुल भी बढ़ावा या लोकतंत्र को बिल्कुल भी नहीं माना जाता। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं शासन की निरंकुशता की भावना, यानी शासक जो है वो कभी भी निरंकुश हो सकता है, इस चीज़ की भावना
सदैव रहती है। कभी ना कभी ये डर रहता है कि शासन कहीं ना कहीं निरंकुश ना हो जाए, तो ये भावना हम देख सकते हैं। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं विविधताओं वाले राष्ट्र में असफल, यानी विविधताओं वाले राष्ट्र में एकात्मक सरकार असफल है, वहाँ ये सफल नहीं हो सकती। एकात्मक सरकार सिर्फ वहाँ सफल हो सकती है जहाँ छोटा राज्य हो और विविधताएं ना हो, और जैसे कि हमारा देश है वहाँ ये सफल नहीं हो सकती। तो ये इसका एक दोष भी है, ठीक है। और इसके अन्य दोष भी हैं, जैसे कि नेक्स्ट आप लिख सकते हैं स्थानीय संस्थाओं का क्रिया ना कर पाना, यानी एकात्मक सरकार में जैसे ही हमने पहले देखा कि एक केंद्र को ही सर्वप्रिय माना जाता है, केंद्र को ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है, और जो स्थानीय सरकार होती है ना, उनके पास कोई भी अपनी शक्ति नहीं होती, कोई भी उनके पास शक्ति या अधिकार नहीं होते। अगर केंद्र चाहे तो उन्हें शक्ति और अधिकार दे, अगर ना चाहे तो नहीं दे। तो इसी वजह से जो केंद्र होता है वो अपनी शक्ति या फिर कार्य करने में असफल रहता है। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं शासन कार्यों के प्रति उत्तरदायी जनता, यानी शासन जो होता है वो कार्यों के प्रति उत्तरदायी जनता के लिए होता है, ठीक है, उसे उत्तर देना होता है। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं क्रांति की भय, यानी इसमें क्रांति का भय हमेशा ही लगा रहता है, क्योंकि कभी ना कभी जो जनता होती है वो कभी ना कभी भड़क ही जाती है, या कभी ना कभी वही जनता जो है उसमें आक्रोश आ ही जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें या सारी पावर जो होती हैं वो केंद्र के पास होती हैं और किसी के पास तो होती नहीं, इसीलिए क्रांति का भय भी बना रहता है। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संगठनात्मक व्यवस्था क्या है, यानी अब हम संगठनात्मक व्यवस्था के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि संगठनात्मक व्यवस्था क्या होती है। और संगठनात्मक व्यवस्था के ऊपर कुछ विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए हैं, तो हम पहले उन विचारों को देख लेते हैं कि संगठनात्मक व्यवस्था के ऊपर अन्य जो हमारे विद्वान हैं उनका क्या कहना है। गार्नर के अनुसार संगठनात्मक व्यवस्था को देख लेते हैं। संगठनात्मक शासन वह पद्धति है जिसमें समस्त शासकीय शक्ति एवं केंद्रीय सरकार तथा उन विभिन्न राज्यों या क्षेत्रीय उपविभागों की सरकारों के बीच विभाजित या बटी होती है, जिसमें मिलकर संघ का निर्माण होता है। यानी संगठनात्मक व्यवस्था जो है वो एक ऐसी पद्धति है जिसमें केंद्र के साथ साथ शक्ति जो विभाजन है वो राज्य के साथ भी होता है, ऐसी क्षेत्रों के साथ विभाजन होता है जिससे वो मिलकर बनी है, जिससे वो संघ मिलकर बना है, उसी में शक्ति का जो विभाजन है वही संज्ञानात्मक सरकार होती है, गार्नर के अनुसार है, ठीक है। और अब हम अन्य विद्वानों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट आपकी बुक में जो विद्वान दे रखे हैं वो हैं फाइनर के अनुसार क्या है संज्ञानात्मक व्यवस्था। संज्ञानात्मक व्यवस्था में शक्ति और सत्ता का एक भाग इकाइयों में तथा एक भाग केंद्रीय सरकार में निहित रहता है। केंद्र का निर्माण स्थानीय क्षेत्र द्वारा होता है। यानी संज्ञानात्मक सरकार में क्या होता है कि जो एक भाग है वो सत्ता में विभाजित रहता है और जो दूसरी इकाई है वो केंद्र में विभाजित रहती है, और केंद्र का जो निर्माण होता है वो स्थानीय क्षेत्रों द्वारा होता है। यानी इसमें स्थानीय क्षेत्रों का भी हिस्सा रहता है या फिर भागीदारी रहती है। नेक्स्ट जो विद्वान हैं वो हैं के.जी. विहार के अनुसार। अब इनके अनुसार देख लेते हैं कि संज्ञानात्मक व्यवस्था क्या है। संज्ञानात्मक व्यवस्था में सामान्यतः व प्रादेशिक सरकारों दोनों ही नागरिकों के सीधे संपर्क रखती हैं और एक नागरिक दो सरकारों के शासन में रहता है। यानी इनके अनुसार जो संज्ञानात्मक सरकार है उसमें दो प्रकार की सरकार या दो प्रकार के शासन देख सकते हैं, और उसमें जो नागरिक है वो दोनों ही शासकों के अंतर रहता है, संपर्क में रहता है। जैसे कि एक हमारा देश की संज्ञानात्मक सरकार हो गई, एक राज्य की हो गई, तो एक जो नागरिक है वो दोनों के ही अंदर आता है, वो राज्य के अंदर भी आता है और एक पूरे देश के अंदर भी आता है। तो नागरिक दोनों ही सरकारों के शासन के अंतर्गत आता है। आई होप आपको इनकी भी जो परिभाषा है वो समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा संज्ञानात्मक शासन की विशेषताएं। यानी संज्ञानात्मक शासन जो है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, अब हम उन पे चर्चा करते हैं। संज्ञानात्मक शासन की जो विशेषता सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है संज्ञानात्मक शासन के अंतर्गत लिखित संविधान होता है। यानी हम संज्ञानात्मक शासन के अंतर्गत लिखित संविधान को देख सकते हैं। इसमें लिखित संविधान होता है, जैसे कि हमारा संविधान है वो एक लिखित संविधान है। और हम अपने संविधान को लिखित क्यों कह सकते हैं, क्योंकि हमारे संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था, और हमारे संविधान को बनने में जो पर्टिकुलर टाइम लगा वही
टाइम और सभा द्वारा जो बनाया गया, इसी की वजह से या इसी के अनुसार हम कह सकते हैं हमारा संविधान एक लिखित संविधान है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हमारे संविधान को बनने में कितना टाइम लगा। ओके, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, सेकंड होमवर्क क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट हम लोग देखते हैं संविधान की सर्वोच्चता होती है, यानी संविधान को ही सर्वोपरि माना जाता है, सबसे ऊपर माना जाता है। ऐसा नहीं है हम विधायिका, न्यायपालिका या कार्यपालिका या किसी और राजा को या किसी और नेता को सर्वोच्च प्र मान लें, सबसे ऊपर मान लें, नहीं। हमारे देश में जो सबसे ऊपर है वो हमारा संविधान है, संविधान को ही सबसे ऊपर माना जाता है। नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं दोहरी शासन की व्यवस्था, यानी दोहरी शासन की व्यवस्था हम लोग यहाँ देख सकते हैं, एक केंद्र की एक राज्य की दोहरी शासन व्यवस्था को हम यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका शक्तियों का विभाजन, यानी संज्ञानात्मक शासन में शक्तियों का विभाजन किया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक ही राजा या फिर एक ही व्यक्ति के या एक ही समूह के पास पूरी शक्तियां होती हैं, नहीं। यहाँ शक्तियों का विभाजन देखने को मिल सकता है, ग्रामीण क्षेत्र पर, शहरी क्षेत्रों पर और जिला स्तर पर, इन सभी स्तरों पर हम शक्तियों का विभाजन देख सकते हैं। और संज्ञानात्मक शासन व्यवस्था में स्वतंत्र न्यायालय होता है, यानी यहाँ का जो न्यायालय होता है वो स्वतंत्र होता है, किसी भी न्याय देने के लिए वो निष्पक्ष होता है, वो किसी के दबाव में नहीं रहता, वो हमेशा स्वतंत्र होकर अपना कार्य करता है। नेक्स्ट आप लोग लिख सकते हैं दोहरी नागरिकता, यानी संज्ञानात्मक व्यवस्था में हम दोहरी नागरिकता देख सकते हैं, जैसे कि एक राज्य की नागरिकता और एक देश की नागरिकता। बहुत सारे देश ऐसे हैं जिसमें राज्य और देश की नागरिकता अलग अलग देखने को मिलती है, तो संज्ञानात्मक व्यवस्था शासन में हम दोहरी नागरिकता को भी देख सकते हैं। आई होप आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ओके, एंड अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप फटाफट से कर लीजिए, ताकि मेरी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस हैं वो आपको मिल सकें और आप अपनी स्टडी कर पाएँ। और आपका एग्ज़ाम कैसा रहा आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं ये भी आप मुझे बता सकते हैं। चलिए फिर करते हैं इस वीडियो को बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।